काजेज़ ऑफ आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये टॉपिक 3 सब्जेक्ट्स की ओवरलैपिंग में आता है, यूरोपियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस और टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर के साथ भी ये रिलेटेड है। तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं। पहली पहली जंग अज़ीम अव्वल जो है उसको जो इवेंट्स जिनकी वजह से ये जंग हुई उनको हम गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। तो उनमें से जो मेन इवेंट्स हैं वो थे द मोरक्कन क्राइसिस, द ब्रिटिश एग्रीमेंट विद रशिया, द बोस्निया क्राइसिस, द अगादिर क्राइसिस, बाल्कन वार्स थी और सबसे अहम और लास्ट जहाँ से ये जंग शुरू हुई थी वो थी द असैसिनेशन ऑफ द ऑस्ट्रियन आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। तो इन सब पॉइंट्स को हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे हम CSS और PMS की मुकम्मल आउटलाइन कवर करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। सोर्स जो है इन लेक्चर्स का वो है द मास्टरिंग द मॉडर्न मर्डर हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉव, जो एक रिकमेंडेड बुक है CSS की, और उसकी जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलें शुरू करते हैं। द मोरक्कन क्राइसिस 1905 टू 1906। आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सबसे पहला और अहम क्राइसिस या इवेंट जिसे आप कह सकते हैं वो था मोरक्कन क्राइसिस। मोरक्कन क्राइसिस में ये था कि ये जर्मन्स की तरफ से एक कोशिश थी, जो उनकी एक पॉलिसी थी अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, और ये उनकी पहली एक कोशिश थी कि रिसेंटली जो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में एक मुआहदा इंटेंट कॉर्डियल के नाम से 1904 में साइन हुआ था, जिसके तहत उन्होंने एक तरह की यूँ कह लें कि एक फ़ौज और बाकी जितने भी उनके रिलेशंस हैं उनका एक मुआहदा हुआ था कि वो इकट्ठे काम करेंगे। तो उस इंटेंट कॉर्डियल को चेक करने के लिए जर्मन्स की तरफ से ये कोशिश की गई कि आया कि ये जो फ्रांस और ब्रिटिश के दरमियान में मुआहदा हुआ है ये वाकई में एक मुआहदा है या ये बस एक बराए नाम है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान एक बहुत लंबी हिस्ट्री है उनकी राइवलरी की, उनका आपस में कभी बनी नहीं। तो उसमें जर्मन्स की ये एक तरह से कह लें कि उम्मीद थी कि ये इंटेंट कॉर्डियल कामयाब नहीं हो पाएगा, ये इकट्ठे मिलके काम नहीं कर पाएंगे। तो उनकी तरफ से ये इस इंटेंट कॉर्डियल को चेक करने के लिए एक तरह की कोशिश थी मोरक्कन क्राइसिस में, जो उन्होंने काम किया था। मोरक्कन क्राइसिस में अब किया क्या था, वो ये था, ये जो फ्रेंच या फ्रांस था वो मोरक्को जो था उसको एक तरह से कंट्रोल कर रहा था। तो सुल्तान ऑफ मोरक्को जो था वो फ्रांस के अगेंस्ट जो अपनी जो भी उसकी जद्दोजहद थी वो कर रहा था। अब जर्मन्स ने ये अनाउंस किया कि वो सुल्तान ऑफ मोरक्को को सपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस मेंटेन रखने में, और इस सिलसिले में उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी डिमांड की कि ये मोरक्को का जो फ्यूचर होगा उसको डिस्कस किया जाए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, जर्मन्स ने कहा। अब जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो इसलिए बुलाई गई थी, जर्मन्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रिटेन जो है वो फ्रांस का कभी भी साथ नहीं देगा मोरक्को के मामले में, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ब्रिटेन कभी भी नहीं चाहेगा कि फ्रांस को ज़्यादा टेरिटरी मिले या मोरक्को में उनका कोई कंट्रोल हो। लेकिन जो ब्रिटेन था वो ये सोच रहा था कि अगर जर्मनी यहाँ इस पॉइंट पे कामयाब होता है, लाइक अगर वो फ्रांस को पीछे हटा देता है, तो इसका मतलब है कि जर्मनी का एक वर्चुअल कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि सुल्तान ऑफ मोरक्को को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुल्तान यूँ समझेगा कि मुझे जो बचाया गया है या मेरी कंट्री को जो बचाया है वो जर्मन्स ने बचाया है। तो एक तरह से वो एक कठपुतली सुल्तान बन जाएगा। तो एक तरह का वर्चुअल कंट्रोल आ जाएगा जर्मन्स के पास मोरक्को का, मराकश जिसे बोलते हैं कंट्री। तो ब्रिटेन ने जर्मन्स की इस जो वेल्ट पॉलिटिक उनकी एक पॉलिसी थी जर्मन्स की, उसको यूँ समझा जर्मन ने कि अगर ये मोरक्को पे कंट्रोल इनका हो गया तो उनकी वो पॉलिसी काम कर जाएगी। तो उन्होंने ब्रिटेन ने जर्मन्स का यहाँ पे क्लियरली कॉन्फ्रेंस में क्लियरली उनके अगेंस्ट जाने का फ़ैसला कर लिया, जो कि जर्मन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब जो कॉन्फ्रेंस थी वो अल्जीराज सदरन स्पेन जो साउथ स्पेन है वहाँ में है, वहाँ पे हुई अल्जीराज में।
और जनवरी 1906 में ये कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में जर्मन्स को हैरान हुए जर्मन्स जब ब्रिटेन, रशिया, इटली और स्पेन ने फ्रांस की डिमांड को, जो कि वो उनकी ये डिमांड थी कि वो मराकेश या मोरक्को का जो बैंक है, जो किनारा है, वहाँ पे वो उनका कंट्रोल होगा, उनकी पॉलिस होगी, मतलब वो उनके अंडर होगा। तो ये थी डिमांड एक्चुअली फ्रांस की। तो उन्होंने फ्रांस की डिमांड को सपोर्ट कर दिया इन कंट्रीज़ ने, ब्रिटेन, रशिया, इटली और स्पेन ने, जो कि जर्मन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब ये पहला इवेंट था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ लीड कर रहा है, क्योंकि इस इवेंट का रिज़ल्ट ये हुआ कि यहाँ पे जो जर्मन थी उसको, जर्मन्स को ये क्लियर हो गया कि ये जो नया 1904 में इंटेंट कॉर्डियल साइन हुआ है फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, इसको इजी ना लिया जाए, क्योंकि ये अब वाकई ही में मिलकर काम कर रहे हैं और वाकई में ब्रिटेन फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है, जो कि जर्मन्स कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये पहला इवेंट था जहाँ पे जर्मन्स ने ये सीरियस लिया इसको। सेकंड इम्पोर्टेंट जो इवेंट था वो था द ब्रिटिश एग्रीमेंट विद रशिया 1907। अब ये एक तरह से लॉजिकल स्टेप था, क्योंकि 1894 में जो रशिया था वो फ्रांस के साथ एक अलायंस जो था वो साइन कर चुका था। अब क्योंकि फ्रांस ने इंटेंट कॉर्डियल के थ्रू ब्रिटिश के साथ एक अलायंस साइन कर लिया था, अब ये एक लॉजिकल सा स्टेप था कि उनकी जो तीसरी ट्री थी वो आपस में मिल सकती थी, लाइक ब्रिटिश और रशिया में ये मुआहदा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जर्मन्स ने अगेन इसको एक तरह से अपने ऊपर एक तरह से हमला देखा, क्योंकि उसकी शुरू से जर्मन की ये थी कि ये जो फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया है ये मिलके जर्मन्स को एनसर्कल कर रहा है, कि बीच में ये दबा रहे हैं तीनों इकट्ठे मिलके। तो उनकी ये जो एग्रीमेंट हुआ, इस पे जब जर्मन्स का एक तरह से बड़ा यूं कह लें कि एक अलग से रिएक्शन आया कि ये कुछ होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट समझा जा रहा था जर्मन्स की तरफ। अब स्टोरी ये थी कि जो ब्रिटिश थे वो रशिया को शुरू से कुछ अच्छी कंट्री नहीं समझते थे, क्योंकि रशिया एक अरिस्टोक्रेटिक कंट्री थी। वहाँ पे जो ज़ार होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोल्ड करके लिखा है ज़ार, TSAR, ज़ार इसको बोलते हैं। ज़ार का मतलब है जो रशिया का सबसे बड़ा जो इम्पीरियर कह लें, इम्पीरियर होता था, जो कि अरिस्टोक्रेट होता था, एक तरह से बादशाह होता था, जिसे हमारे मुग़ल बादशाह रहे हैं। तो ज़ार जो था वो एक अरिस्टोक्रेटिक हुकूमत चलाता था। तो ब्रिटिश हमेशा से, क्योंकि ये सपोर्ट करते रहे हैं, हमेशा से ब्रिटिश ने सपोर्ट किया है डेमोक्रेसी को, तो ब्रिटिश एक तरह से नफ़रत करते थे इस कंट्री से, कि जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन रशिया और जापान की 1904 या 05 में एक वार हुई। उस वार में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि रशिया जीतेगा, लेकिन टू द अमेजमेंट ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे जापान जीत गया। तो यहाँ पे रशिया की एक तरह से बड़ी जग हंसाई हुई कि इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी एक छोटी सी कंट्री से हार गई। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन का एक ये डर था कि रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री थ्रेट हो सकता है उनके लिए, वो गलत साबित हो गया। उन्होंने देखा कि जो कंट्री जापान से हार रही है वो हमसे क्या जीतेगी, तो उन्होंने एक तरह से इसको एक तो मिलिट्री थ्रेट समझना बंद कर दिया। दूसरा ये था कि अक्टूबर 1905 में जो ज़ार था उसने रशियन पीपल को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी, राइट टू हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट रखने की, जो कि पहले वहाँ पे इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब उनको मिल गया। तो एक तरह से एक यूं कह लें कि डेमोक्रेटिक किस्म के, डेमोक्रेसी सपोर्टेड जो स्टेप्स लिए गए थे ज़ार की तरफ से, वो ब्रिटिश को बहुत पसंद आए। ब्रिटिश हमेशा से इसको इसलिए नफरत करता था कि ये अरिस्टोक्रेटिक हैं, कि ये यहाँ पे बादशाहत सिस्टम है, यहाँ पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं। तो अब डेमोक्रेटिक जो स्टेप्स लिए गए वो ब्रिटेन को पसंद आए। तो अब इनकी जो दोस्ती थी वो एक यूं कह लें कि एक लॉजिकल स्टेप हो सकता था कि इनको अब मिलने में या दोस्त बनने में या कोई अलायंस साइन करने में कोई इतनी बड़ी हिचकिचाहट नहीं थी जो कि पहले थी। अब क्योंकि ये लॉजिकल स्टेप था, लेकिन जर्मन्स ने इसे अपनी तरफ एक तरह से एक थ्रेट ही समझा, इनका आपस में मिलना एक तरह से थ्रेट समझा कि ये तीनों कंट्रीज अब आपस में एक ट्री की तरह मिल गई हैं। कि पहले वो इंटेंट कॉर्डियल के थ्रू फ्रांस और ब्रिटेन मिले, अब इस एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश और रशिया मिल रहे हैं। तो ये रशिया और फ्रांस पहले मिले हुए थे, तो ये अब तीनों कंट्रीज़ ने आपस में अलायंस साइन कर दिया है। तो अब ये जर्मन से इसको अपने लिए एक थ्रेट समझने लग गए इस अलायंस को, और उनको जो हमेशा से ये इन तीनों कंट्री से रहा कि ये एनसर्कल कर रहे हैं हमें,
तो उसकी एक तरह से कंफर्मेशन हो गई ये एग्रीमेंट। तो ये एक दूसरा बड़ा इवेंट था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की आउटब्रेक में एक बहुत बड़ा इसका किरदार है जर्मन्स की एटीट्यूड को चेंज करने में। बोस्निया क्राइसिस 1908। बोस्निया क्राइसिस थर्ड मेन इवेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो कॉजेज़ या इवेंट्स जो उसकी वजह बने, तो बोस्निया क्राइसिस को तीसरा बड़ा इवेंट माना जाता है। 1908 में ये हुआ था। बोस्निया क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोस्निया जो था वो एक सूबा था टर्की का। अब टर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों इकट्ठे नाम एक ही कंट्री का नाम था, ऑस्ट्रिया हंगरी। अब टर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी जो थी, इनके दरमियान एक राइवलरी थी इस सूबे को लेके, कि ये दोनों के दरमियान एक झगड़ा था। वो कहते थे कि हमारे पास रहे, वो कहते थे कि हमारे पास रहे। अब इस दोनों के झगड़े को ख़त्म करने के लिए 1878 में द कांग्रेस ऑफ बर्लिन जो है, उन्होंने एक डिसीजन लिया जो कि एक बड़ा कंफ्यूज्ड किस्म का डिसीजन था अपनी तरह का, कि बोस्निया जो था ऑफिशियली वो टर्की का हिस्सा रहेगा, लेकिन उसको जो एडमिनिस्टर करेंगे, उसको जो चलाएंगे, उसकी जो यूँ कह लें कि देखभाल करेंगे, वो ऑस्ट्रिया हंगरी करेगा। अब ये बड़ा एक अजीब सा एक फ़ैसला था जो कि 1878 में किया गया। अब 1908 में हुआ यूँ कि टर्की में गवर्नमेंट चेंज होगी। वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आई जिसे कि यंग तुर्क्स कहते थे। यंग तुर्क्स जो थे आर्मी ऑफिसर्स थे, और उनका क्योंकि खून नया और गर्म था, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, ये कैसे हो सकता है कि एक जो प्रोविंस, एक जो सूबा हमारा ऑफिशियली हमारा पार्ट है, उस पर ऑस्ट्रिया हंगरी कैसे अपनी हुकूमत चला सकता है, उसको कैसे एडमिनिस्टर कर सकता है। तो उन्होंने जो कांग्रेस ऑफ बर्लिन का 1878 का जो डिसीजन था उसको चैलेंज किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब ऑस्ट्रियंस जो हैं वो बोस्निया में अब कदम ना रखें। तो वो ये चैलेंज कर तो बैठे, लेकिन उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी का मुकाबला कर सकते। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी को एक तरह से बहाना मिल गया। तो उन्होंने जो थी एनेक्सेशन थी या टेक ओवर आप कह लें बोस्निया का, फॉर्मल उन्होंने उसका ऐलान कर दिया कि अब बोस्निया जो पहले ऑफिशियली हिस्सा था टर्की का, अब वो भी नहीं है, अब इसको एडमिनिस्टर भी हम करेंगे और अब ये हमारा ही हिस्सा है। अब उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो ये जो उनका स्टेप था टेक ओवरिंग का या एनेक्सेशन का, ये एक तरह से एक बहुत बड़ी यूँ कह लें कि धमकी थी सर्बिया के लिए। अब सर्बिया का मामला ये था, सर्बिया एक कंट्री थी और बोस्निया जो कि सूबा जिसकी टर्की और ऑस्ट्रिया के दरमियान में लड़ाई चल रही थी, अब सर्बिया की भी उस पर नज़र थी। नज़र होने की वजह ये थी कि जो बोस्निया की जो आबादी थी वो 3 तरह के लोगों पे मुश्तमिल थी, सर्ब्स, क्रोट्स और मुस्लिम्स। ये 3 नस्लें वहाँ पे आबाद थी। अब जो सर्ब्स थे वो तकरीबन 3 मिलियन सर्ब्स वहाँ पे रहते थे, जो कि चाहते थे कि हम सर्बिया में जाएं। तो एक बड़ा हिस्सा जो था बोस्निया की आवाम का वो सर्ब्स थे। तो सर्बिया उम्मीद करके बैठा हुआ था कि ये जो बोस्निया का प्रोविंस है ये हमें मिलेगा, जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया और टर्की ने ऑस्ट्रिया हंगरी ने अब यहाँ पे एनेक्सेशन कर ली थी। तो ये अब क्राइसिस बन गया। अब यहाँ पे हुआ ये कि सर्बिया जो था उसने अपनी जो सर्बिया का तब जो गॉडफादर बनी हुई थी कंट्री, वो थी रशियंस उस दौर में। तो उन्होंने रशियंस का दरवाज़ा खटखटाया कि हमें इंसाफ दिया जाए। अब रशियंस जो थे, रशियंस ने यूरोपियन कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया, और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस वो ये थी कि फ़्रांस और ब्रिटिश जो है वो उनको सपोर्ट करेगा इस मामले में। अब हुआ ये कि जो ऑस्ट्रिया जो कि अनेक्स करके बैठा हुआ था, उस सूबे को अपने साथ मिला के बैठा हुआ था, उसका जो गॉड फादर था उसको जो सपोर्ट कर रहा था वो था जर्मनी। अब जब क्लियर हो गया, जर्मनी ने ये अपने एक तरह से स्पीचेस देनी शुरू कर दी। जर्मन्स ने ये क्लियर कर दिया कि अगर वॉर हुई इस मामले में, बोस्निया क्राइसिस पे अगर वॉर हुई तो हम क्लियरली ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेंगे, ये जर्मनी ने कहा। अब जर्मनी क्योंकि उस दौर में बहुत बड़ी पावर थी, एक तरह से सुपर पावर समझी जाती थी यूरोप की, तो अब जर्मनी के साथ जंग करने के लिए कोई कंट्री भी तैयार नहीं थी। अब फ्रांस नहीं चाहता था कि बिला वजह वो जर्मनी के साथ जंग शुरू कर दे, और जो ब्रिटिश थे वो भी बाल्कन्स की वजह से ख़ुद को जंग में नहीं डालना चाहते थे। और फ्रांस भी अब पीछे निकल गया और ब्रिटेन भी पीछे निकल गया। पीछे रह गया अब सिर्फ रशिया, बड़ी कंट्री जो सपोर्ट कर रही थी सर्बिया को। अब रशियंस जो थे वो पिछले उन्होंने हाल ही में जापान से उनकी तज़हीक हुई थी, जापान से वो हारे थे। तो अब वो उनमें भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो जर्मनी जैसी कंट्री को यहाँ पे चैलेंज कर सकते फॉर वार। तो रशिया ने भी
एहतजाज से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सके वो। तो अब ये तीनों कंट्रीज़ सर्बिया के लिए कुछ भी ना कर सकी और सर्बिया वहीं के वहीं रह गया। अब हुआ ये कि जो ऑस्ट्रिया का सूबा था वो जो कि बोस्निया का जो सूबा था जो कि ऑस्ट्रिया ने अपने साथ जम कर लिया था वो उसके साथ रह गया और सर्बिया रह गया खाली। लेकिन ये टोटल था बोस्निया क्राइसिस। लेकिन इस बोस्निया क्राइसिस के जो यूं कह लें को जो रिजल्ट्स थे वो बड़े सीरियस थे। इस बोस्निया क्राइसिस के जो सबसे मेन रिजल्ट था वो ये था कि जो सर्बिया था वो शदीद किस्म की एक दुश्मनी में आ गया ऑस्ट्रिया के साथ। और जो दूसरा मेन इसका रिजल्ट था इस बोस्निया क्राइसिस का वो ये था कि जो रशियंस थे जो कि सर्बिया की सपोर्ट करने के लिए आए थे और कुछ ना कर पाए, उनको एक तरह से बड़ी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा कि उनके लिए बड़ी बेइज्जती का मामला था कि इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाई। तो उन्होंने एक तरह से वो गैरत में आके अपना जो मिलिट्री सिस्टम था वो बिल्डअप करना शुरू कर दिया और उसको मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया और अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जो कि यूँ कह लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की एक बहुत बड़ी यूँ कह लें एडवांसमेंट थी कि वो अब स्टार्ट होना शुरू हो गया कि हम अब लड़ेंगे। द अगादिर क्राइसिस 1911। अब यहाँ पे आपको बताता जाऊँ कि जो मोरक्को था, मराकश, वो उस दौर में यूँ कह लें कि एक वाहिद कंट्री थी अफ्रीका की जो कि मुकम्मल तौर पर यूरोपियंस के कंट्रोल में नहीं थी। बाकी पूरे का पूरा अफ्रीका यूरोपियंस में बट चुका था। अब मोरक्को पे जो पावर स्ट्रगल वो हमेशा रहती थी, जैसे हमने पहले मोरक्को क्राइसिस में देखा। अब ये अगादिर क्राइसिस है। इस अगादिर क्राइसिस में हुआ यूँ कि फ्रेंच जो कि हमेशा से मोरक्को पे अपनी हुकूमत को जमाने की कोशिश करता रहा है, उसने फिज़ जो कि मोरक्कन का कैपिटल था उस पर अपनी आर्मी जो थी वो भेज के वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। और वहाँ पे उन्होंने एक तरह से एक रिबेलियन जो था, एक बगावत थी सुल्तान के ख़िलाफ़ खड़ी करने की कोशिश की। अब ये सूरत हाल जो देखी तो जर्मन्स को यूँ लगा कि जैसे फ्रांस अब मोरक्को को एनेक्स करने जा रहा है, अपने साथ मिलाने जा रहा है, कि वो तकरीबन कामयाब हो चुका है। तो यहाँ पे जर्मन्स ने ये ज़रूरी समझा कि यहाँ पे हमें भी कुछ हिस्सा मिले। तो जर्मन्स ने फौरी तौर पर वहाँ गन बोट पैंथर जो कि उसका नाम था वो गन बोट वहाँ पे भेज दी अगादिर की पोर्ट पे। पोर्ट अगादिर, अगादिर उनकी पोर्ट है, वहाँ पे वो उन्होंने गन बोट भेज दी। दी पैंथर उसका नाम था वो। गन बोट को आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एक समंदर में जो एक इस तरह की बोट जो कि वारफेयर के लिए यूज़ होती है, लड़ने के लिए यूज़ होती है, तो उन्होंने वो भेजी वहाँ पे अपना हिस्सा लेने के लिए। जर्मन्स मोरक्को में अपना हिस्सा नहीं चाहते थे। जर्मन्स चाहते थे कि फ्रेंच के पास क्योंकि कॉन्गो था तो वो जो कंपनसेशन चाहते थे, जो हिस्सा चाहते थे, वो फ्रेंच कॉन्गो वाला हिस्सा जो टेरिटरी थी वो चाहते थे कि हमें आप ठीक है मोरक्को रखो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके बदले में हमें जो फ्रेंच कॉन्गो है, जो आपके पास कॉन्गो है, वो हमें दे दो। ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी जर्मन्स की। अब जो ब्रिटिश था वो इसलिए परेशान था कि अगर जर्मन्स कामयाब हो गए यहाँ पे तो जो अगादिर की पोर्ट है वो इनको मिल जाएगी, इस पे इनका कब्ज़ा हो जाएगा, जो कि एक नेवल बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जर्मन्स ब्रिटिश के ख़िलाफ़, क्योंकि ब्रिटिश का वो ट्रेड रूट था। तो ब्रिटिश ने जर्मन्स को ब्रिटिश के जो चांसलर थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर लॉर्ड जॉर्ज उस टाइम के, उन्होंने एक स्पीच के थ्रू जर्मन्स को एक तरह से वार्न किया कि आप जो ये आपका जो दी पैंथर के नाम से गन बोट आपने पहुंचाई हुई है वहाँ पे, उसको वापस ले जाओ, कि हम अपने जितने भी हम हमारे इंटरेस्ट में जो भी हमारे इंटरेस्ट पे हमला करेगा हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो एक तरह से एक धमकी दी लॉर्ड जॉर्ज ने डायरेक्टली उनको, जर्मन्स को। अब जबकि ब्रिटिश की सपोर्ट मिल चुकी थी फ्रेंच को, तो फ्रांस जो कि पहले से रेसिस्ट कर रहा था जर्मन्स को, अब वो मज़ीद मजबूत हो गया, फर्मली स्टूड हो गया, कि अब वो उन्होंने बिल्कुल भी कंपनसेशन देने की उनको ऑप्शन ही नहीं दी। अब जो जर्मन्स थे उन्होंने अपने वो जो कहते हैं कि जो गन बोट थी वो नाकाम होती देखी, तो उन्होंने कहा चलो भागते चोर की लंगोटी सी, उन्होंने फ्रेंच के साथ फ्रेंच का जो प्रोटेक्टोरेट का मतलब होता है कि एक कंट्री को फॉरेन इंटरवेंशन के थ्रू कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना। तो जो फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट था मोरक्को के ऊपर वो उन्होंने तस्लीम कर लिया जर्मन्स ने, और उसके बदले में उन्होंने कहा भागते चोर की लंगोटी से ही
कि फ्रेंच कॉन्गो जो कि वो पूरे का पूरा लेने की एक्सपेक्टेशन कर रहा था जर्मन, अब उन्होंने कहा वहाँ पे चलो 2 स्ट्रिप्स दे दें, 2 पट्टियाँ ही दे दें टेरिटरी की, तो वो उनको फ्रांस की तरफ से दे दी गई इन रिटर्न कि वो वापस चले गए। तो ये जो मामला था, जो अगादिर क्राइसिस था, ये था मुकम्मल अगादिर क्राइसिस। अब इस मामले में जो देखा जाए तो जो इंटेंट पावर्स थी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये इनका पलड़ा भारी रहा। ये एक तरह से जीत गए इन्होंने, जो उनका मेन जर्मन्स की उम्मीदें थी वो पूरी नहीं होने दी फ्रेंच कॉन्गो लेने की। तो ये यहाँ पे एक तरह से चौथा बड़ा पॉइंट बन गया था। यहाँ पे जर्मन्स ने अपनी ह्यूमिलेशन जो होती है वो फील की, और उनको यूँ लगा कि जैसे हम यहाँ पे नाकाम गए हैं, वापस नाकाम लौटे हैं। और दूसरा ये था कि जर्मन्स की जो आबादी थी, आम लोग थे वहाँ पे, एक उनके अंदर एक एटीट्यूड, एक नई एक ओपिनियन पैदा हो गई कि जो ब्रिटिश हैं वो हमारे खिलाफ हैं। क्योंकि उनके ब्रिटिश के जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, उन्होंने स्पीच दी थी जर्मन्स की इस मुहिम के ख़िलाफ़। तो उस स्पीच को लेके जो जर्मन्स की आम आवाम थी उसमें ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक तरह का नेगेटिव या एक तरह का राइवलरी वाला, दुश्मनी वाला एटीट्यूड आ गया था। तो ये वहाँ पे एटीट्यूड्स बनने शुरू हो गए थे जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार की ब्रेकआउट में बहुत बड़े किरदार अदा करते हैं। तो ये चौथा बड़ा पॉइंट था अगादिर क्राइसिस फ़र्स्ट वर्ल्ड वार को शुरू करने में। बाल्कन वार्स जो हैं वो पांचवी बड़ी वजह समझी जाती हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के आउटब्रेक में, जो इवेंट्स लीड करते हैं उनमें। तो बाल्कन वार को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। फर्स्ट बाल्कन वार 1912 और 1912 में जो कि हुई थी, और दूसरा हमने किया है सेकंड बाल्कन वार जो कि 1913 में हुई थी। तो दो हिस्सों में हम इनको अलग-अलग कवर करते हैं। तो सबसे पहले है जी द फर्स्ट बाल्कन वार। तो फर्स्ट बाल्कन वार में हुआ ये कि सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो और बल्गेरिया, ये चारों कंट्रीज़ जो थीं ये खुद को बाल्कन लीग कहती थी। ये चारों कंट्री एक दौर में टर्की, जो कि ऑटोमान एम्पायर जो पहले जानी जाती थी, ऑटोमन एम्पायर का ये चारों कंट्री हिस्सा रही थी। अब चूँकि टर्की जो थी या ऑटोमन एम्पायर थी, वो उसे कहते थे द सिक मैन ऑफ यूरोप, कि वो कमज़ोर तरीन कंट्री हो चुकी थी यूरोप की। अब सब उसी पे हमला कर रहे थे। तो इन चारों कंट्रीज़ ने, इन बाल्कन लीग ने फैसला किया कि क्यों ना हम भी अपनी मज़ीद टेरिटरी हासिल करें टर्की से, क्योंकि वो अब कमज़ोर हो चुका है। तो इन चारों कंट्रीज़ ने मिल के हमला कर दिया टर्की पे। तो इस हमले में ये हुआ कि ये क्योंकि चार कंट्रीज़ थी और बड़ी पावरफुल हो चुकी थी और टर्की कमज़ोर हो चुका था, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इलाका जो था टर्किश टेरिटरी थी उसको कवर कर लिया। अब इस कवर करने के बाद हुआ यूँ कि जो सर एडवर्ड ग्रे, ये जनाब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, इन्होंने जर्मन गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया और कॉन्फ्रेंस एक मुनक्कद की लंदन में, पीस सेटलमेंट के नाम से। उस सेटलमेंट में ये हुआ कि जो बाल्कन लीग की जो कंट्री थी, सर्बिया, ग्रीस, मॉन्टेनेग्रो और बल्गेरिया, इनमें जो था वो टर्किश की जो बाकी ज़मीन थी जो रह गई थी टेरिटरीज़, वो इन सब कंट्रीज़ में इनमें डिवाइड कर दी गई एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेटलमेंट। इस सेटलमेंट के बाद जो सर्बिया था वो खुश नहीं था। सर्बिया खुश इसलिए नहीं था कि वो ख्वाहिश कर रहा था कि मुझे अल्बानिया दिया जाए। आप ये मैप में देख सकते हैं, एरो हेड के सामने अल्बानिया। तो अल्बानिया लेने के सर्ब्स जो थे, सर्बिया जो था वो चाह रहा था कि मुझे अल्बानिया मिले, और इसलिए मिले कि अल्बानिया जो था वो उनको आउटलेट दे रहा था टू द सी, कि वो अल्बानिया के थ्रू समंदर तक पहुंच जाते अगर वो उनको एरिया मिल जाता सर्बिया को। और समंदर तक पहुंचना किसी कंट्री के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि वहाँ से उनके सी ट्रेड हो सकती है, जो कि किसी कंट्री को माशी तौर पर कामयाब करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सर्बिया को उम्मीद थी कि उनको अल्बानिया दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से सर्बिया का जो हमेशा से मुखालिफ रहा है, ऑस्ट्रिया ने मुखालफत की। ऑस्ट्रिया के साथ जो सपोर्ट थी वो जर्मनी और ब्रिटिश की थी। तो उन्होंने जर्मनी और ब्रिटिश की सपोर्ट को यूज़ करते हुए ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे कहा कि अल्बानिया सर्बिया को मत दिया जाए, बल्कि अल्बानिया को अलहदा से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाए। और यहाँ पे फिर से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान जो एक राइवलरी चल रही थी उसको फिर से एक नई, यूँ कह लें कि हवा मिली, और वो फिर से एक दूसरे के बहुत ज़्यादा राइवल्स बन गए। कि ऑस्ट्रिया कभी भी नहीं चाह रहा था कि सर्बिया कामयाब हो या सर्बिया मज़ीद ताकतवर हो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सर्बिया को ट्रेड रूट मिल जाए समंदर का। द सेकेंड बाल्कन वार 1913।
अब जो फर्स्ट बल्कन वार थी उसमें जो सर्बिया था वो नाखुश था। नाखुश इसलिए था कि उसको अल्बानिया चाहिए था, जो कि ऑस्ट्रिया ने उसको लेने नहीं दिया। अब यहाँ पे ये था, जो बल्गेरिया एक कंट्री थी वो अब नाखुश थे। सेकंड बाल्कन वार की जो वजह बन रही है उसमें जो बल्गेरिया कंट्री थी उसको जो गेन्स मिले थे, उसको जो टेरिटरीज मिली थी थ्रू लंदन पीस सेटलमेंट एडवर्ड ग्रे ने जो मुनक्कद करवाई थी, उसमें वो नाखुश थे। वो चाह रहे थे कि हमें मैसिडोनिया दिया जाए, जबकि मैसिडोनिया का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो सर्बिया को दे दिया गया था उस सेटलमेंट के थ्रू। तो बल्गेरिया नाराज़ था। बल्गेरिया ने अब ये कहा कि हमारा हिस्सा सर्बिया को क्यों दिया गया, तो इस वजह को इस चीज़ को बहाना बनाते हुए बल्गेरिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया। बल्गेरिया एक बड़ी कंट्री थी, वो समझ रही थी कि हम सर्बिया को बहुत जल्द इस पे हमला करके कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसका उनका प्लान मिसफायर्ड हुआ जब ग्रीस, रोमानिया और टर्की, इन तीनों कंट्रीज़ ने सर्बिया को सपोर्ट किया। अब बल्गेरिया अकेला 4 कंट्रीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए बल्गेरिया हार गया। और इस हार के बाद एक ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट के नाम से 1913 में एक अलहदा से ट्रीटी हुई, जिसके तहत जो बल्गेरिया को फर्स्ट बाल्कन वार में जो टेरिटरीज़ मिली हुई थी उनमें से भी ज़्यादातर टेरिटरीज़ उनसे वापस ले ली गई। तो ये 1913 में जो हुई थी सेकेंड बाल्कन वार, उसकी स्टोरी थी मुकम्मल। द असैसिनेशन ऑफ द ऑस्ट्रियन आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। फर्स्ट वर्ल्ड वार के आउटब्रेक में जो रीजन्स या इवेंट्स हैं उनमें जो सबसे अहम और सबसे बड़ा इवेंट जिसको माना जाता है वो यही है। ऑस्ट्रिया हंगरी का जो इम्पीरियर था फ्रांस जोसेफ, उसका भतीजा और उसका वारिस जिसका नाम था आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, उसने 28 जून 1914 को वो बोस्निया जो कि सूबा था उसकी कैपिटल साराजीवो में ऑफिशियल उसकी वहाँ पे ऑफिशियल दौरे पे गया अपनी बीवी के साथ, और वहाँ पे उसको असैसिनेट कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। और ये जो कत्ल किया था वो सर्बिया का एक टेररिस्ट था, गैवेर्लो प्रिंसिप, उसने किया था। अब उसका ये कत्ल होना उसका और उसकी बीवी का फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरू होने की इमीडिएट और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज समझी जाती है। अब इस कत्ल के बाद जो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट थी, ऑस्ट्रिया हंगरी की गवर्नमेंट, उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो सर्बिया की गवर्नमेंट थी उसको ब्लेम किया कि आपने इस जो कत्ल की जो प्लानिंग थी वो आपने की है। तो उन्होंने एक ऑस्ट्रिया हंगरी जो थी उन्होंने एक बड़ा हार्श किस्म का अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को, और उस अल्टीमेटम में जितनी भी डिमांड्स थी उनमें से ज़्यादातर डिमांड्स जो सर्बिया थी उसने कबूल कर ली थी, लेकिन ऑस्ट्रिया को अब जंग करनी ही करनी थी, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट थी अब जर्मन की। जर्मन बहुत दिनों से उसे उकसा रहा था जंग शुरू करने के लिए, तो जर्मन की सपोर्ट को देखते हुए उनको एक बहाना मिल गया था जंग शुरू करने का, और इस बहाने को यूज़ करते हुए उन्होंने सर्बिया पे 28 जुलाई को जंग तारी कर दी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का पहला इवेंट समझा जाता है, ऑस्ट्रिया हंगरी का डेक्लेरेशन ऑफ वार ऑन सर्बिया। अब जो रशिया था, जो शुरू से गॉडफादर था सर्बिया का, तो रशिया नहीं चाहता था कि सर्बिया की हार हो इस जंग में, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया रशिया ने मोबिलाइजेशन का, जनरल मोबिलाइजेशन 29 जुलाई को। जनरल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि उन्होंने अपनी फ़ौज को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया मार्चिंग के लिए। रशिया की इस मोबिलाइजेशन को जो जर्मनी की गवर्नमेंट थी उसने डिमांड किया कि कैंसिल कर दिया जाए। 31 जुलाई को जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी उसने डिमांड किया कि ये जो मोबिलाइजेशन शुरू किया रशिया ने इसको बंद किया जाए। 31 जुलाई को ये डिमांड कर रहा है जर्मनी। जब रशिया ने इस डिमांड को कम्प्लाई नहीं किया तो जर्मनी ने फिर रशिया पे 1 अगस्त 1914 को वार डिक्लेयर कर दी, और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पे भी साथ ही वार डिक्लेयर कर दी जर्मनी ने। अब अगर आप मैप देखें तो जर्मनी और फ्रांस के दरमियान में आती है बेल्जियम। अब जर्मन को फ्रांस पे हमला, क्योंकि वार डिक्लेयर कर चुका था जर्मन, तो अब जर्मन्स को फ्रांस तक पहुंचने के लिए बेल्जियम को क्रॉस करना पड़ना था। तो अब जर्मन्स की जो फ़ौजें थी वो बेल्जियम में घुस गई। अब जो बेल्जियम था उसने 1839 में
ब्रिटेन के साथ मुआहदा किया हुआ था कि ब्रिटेन हमारी जो न्यूट्रलिटी है उसको डिफेंड करेगी। अब ब्रिटेन ने ये डिमांड की कि जो जर्मन्स की जो फ़ौजें बेल्जियम में घुस गई हैं वो फौरी तौर पर बाहर निकलें। जर्मन जो कि फ्रांस पे पहले से ही हमले जंग डिक्लेयर कर चुका था, वो ब्रिटेन की इस डिमांड को नहीं मान सकता था। सो उन्होंने अपनी फ़ौजों को आगे बढ़ने की तलकीन की। अब क्योंकि ब्रिटेन की इस डिमांड को इस डिमांड को नहीं माना गया था, तो ब्रिटेन ने 4 अगस्त को वार डिक्लेयर कर दी जर्मनी पे। और ऑस्ट्रिया हंगरी ने 6 अगस्त को रशिया पे वार डिक्लेयर कर दी और इसी तरह बाकी कंट्रीज साथ मिलती गईं। और यहाँ पे 1914 में जो जंग अजीम अव्वल है वो एक बाकायदा तौर पर यूँ कह लें कि शुरू हो गई और बाकी कंट्रीज़ मिलती गईं और ये जंग बढ़ती रही। तो ये थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के आउटब्रेक में जो मेन इवेंट्स हैं जो उसको लीड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे हम इंशाल्लाह ताला CSS और PMS की मुकम्मल आउटलाइन कवर करेंगे। और जो हमारा सोर्स होगा वो रिकमेंडेड बुक्स ऑफ FPSC होंगी और उन बुक्स की जो रेफरेंसेस हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।